लाइब्रेरी मॉड्यूल्स में हमने पहला पढ़ा था मैथ। हम मैथ लाइब्रेरी का यूज़ करके बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर एक टाइम लाइब्रेरी पढ़ी थी जिसमें सिस्टम की डेट और टाइम को आप अगर फैच करना चाहते हैं तो आप उसे फैच कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर कैलेंडर हमने मॉड्यूल पढ़ा था। कैलेंडर मॉड्यूल से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लीप ईयर के बारे में पता कर सकते हैं। किसी भी मंथ का कैलेंडर, किसी भी ईयर का कैलेंडर आप अगर गेट करना चाहें तो वो कैलेंडर गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में अब एक और लाइब्रेरी हम देखेंगे और इस लाइब्रेरी का नाम हमारा रैंडम लाइब्रेरी या रैंडम मॉड्यूल। जो रैंडम लाइब्रेरी है ये पाइथन में रैंडम नंबर जनरेट अगर आप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो हमारा प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें ओटीपी जनरेट करना है तो जो हमारा ओटीपी होता है वो रैंडमली जनरेटेड इंटीजर्स होते हैं। तो आप उस पर्पस के लिए रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को शफल करना है, अनऑर्डर्ड लेकर आना है तो आप रैंडम लाइब्रेरी से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फंक्शंस related to random number generation। अब इसके अंदर पहला फंक्शन है रैंड इंट। पहले इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे इसकी। इंपोर्ट करेंगे रैंडम लाइब्रेरी को। रैंडम लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। रैंड इंट फंक्शन आपसे एक बाउंड्री पूछेगा, लोअर और अपर। लेट अस सपोज आपने यहाँ पर 1, 10 दे दिया। अब ये फंक्शन क्या करता है, रैंडमली एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा, लेकिन जो वैल्यू जनरेट होकर आएगी वो इस रेंज के अंदर आएगी, इसके बाहर नहीं आएगी। मतलब वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी इस तरह से 10 तक हमारी वो हो सकती है। अब जो भी रैंडम नंबर जनरेट होकर आएगा आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं फर्दर यूज करने के लिए। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊंगा तो मेरा आउटपुट अलग आ सकता है, आपका अलग आ सकता है। हाँ, बोथ इंक्लूसिव। तो रैंडेंट फंक्शन में दोनों इंक्लूसिव है, 10 भी आ सकता है।
अब इस प्रोग्राम को जितनी बार रन कराएंगे उतनी बार अलग अलग इंटीजर जनरेट होगा, लेकिन जो भी जनरेट होगा वो उसी रेंज का ही जनरेट होगा। ऑब्वियसली प्रोग्राम को अगर आप 11 बार चलाओगे तो ऐसा बिल्कुल होगा कि सेम नंबर दोबारा जनरेट हो जाएगा ना, क्योंकि 10 ही तो आपके पास पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो अब इस कोड को अगर हम ओटीपी के कॉन्सेप्ट के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। रैंडम लाइब्रेरी का रैंड इंट फंक्शन लिखेंगे, और मान लीजिए हम चाहते हैं हमारा ओटीपी जो जनरेट हो वो 4 डिजिट का होना चाहिए। तो अब मैं रैंडम इंटीजर सिंगल डिजिट का जनरेट नहीं करना चाहता, 4 डिजिट का जनरेट करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, रैंड इंट की जो मिनिमम रेंज है और जो मैक्सिमम रेंज है वो 4 डिजिट के हिसाब से आपको लिखनी होगी। तो मैंने क्या करा, 4 डिजिट का नंबर पास कर दिया छोटे से छोटा, और 4 डिजिट का नंबर पास कर दिया बड़े से बड़ा। ठीक है। अब इस फंक्शन से एक इंटीजर जनरेट होगा इस रेंज के अंदर, और डेफिनेट है कि वो जो जनरेट होगा वो फिर 4 डिजिट का ही हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अब जो भी जनरेट हुआ एक नंबर ही है। रीडेबिलिटी के लिए आप उसको एक वेरिएबल ओटीपी नाम दे दो, उसमें स्टोर करना चाहो तो कर सकते हो। तो रियल टाइम पे जितने भी एप्लीकेशंस हमारा रन हो रही हैं, और अगर वो एप्लीकेशंस कहीं ओटीपी जनरेट करती हैं, अगर वो पाइथन में लिखी गई हो तो बहुत ज्यादा चांस है यही 2 लाइन का कोड वहां पर होगा इस काम को करने के लिए। अब ये जो फंक्शन है रैंड इंट, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता है। अगर मैं सेम मैनर में इंटीजर की जगह रैंडमली एक फ्लोट नंबर जनरेट करना चाहूँ तो ऐसा करने के लिए रैंडम लाइब्रेरी के अंदर यूनिफॉर्म नाम का फंक्शन है, और यूनिफॉर्म फंक्शन वही 2 वैल्यू आपसे मांगेगा और उस रेंज के अंदर कोई भी एक फ्लोटिंग नंबर लाकर आपको दे देगा। तो अब रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, मान लीजिए मैंने यहाँ पर वही 1, 10 दे दिया, तो 1 और 10 के बीच में कोई भी एक फ्लोटिंग नंबर जनरेट होकर आपको दे दिया जाएगा। जितनी बार चलाएंगे उतनी बार ये अलग अलग आउटपुट आ सकता है।
रेंज आप इंटीजर भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है, इस लिस्ट में मैंने कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। लिस्ट का नेचर होता है कि लिस्ट में आप जिस ऑर्डर में वैल्यूज रखेंगे उस ऑर्डर को वो प्रिजर्व करती हैं, और जब आप लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो उसी ऑर्डर में वो आपको दिखाई देती है। अगर हम लिस्ट को अनऑर्डर्ड बनाना चाहते हैं कि लिस्ट की वैल्यूज का ऑर्डर हमारा कुछ भी हो जाए, लाइक शफल हो जाए, है ना, तो ऐसा करने के लिए रैंडम लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शफल। शफल फंक्शन कह रहा है आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं उस लिस्ट से रैंडमली कोई भी एक अरेंजमेंट करके आपको दे दूंगा। लेकिन शफल फंक्शन आपको वापस कुछ नहीं करेगा, जो लिस्ट आपने इसे दी है उसी लिस्ट को चेंज कर देता है। तो आप इससे रिटर्न हुई वैल्यू को अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो उसमें नन आएगा, क्योंकि शफल फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और हमने फंक्शन के चैप्टर में देखा था कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट के बिना बनाया गया है, फिर भी हम उसकी वैल्यू को रीड करें कॉल करते समय, तो नन हमें मिलता है। तो इसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर शफल फंक्शन जब बनाया था तो उन्होंने इसके अंदर से रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया है। तो ये जो लिस्ट हम दे रहे हैं इसी लिस्ट को अनऑर्डर्ड कर देता है। अगर आपको चेक करना है कि इसने लिस्ट को अनऑर्डर्ड कर दिया या नहीं कर दिया, तो आप शफल करने के बाद लिस्ट को प्रिंट कराकर चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए लिस्ट को प्रिंट कराया, शफल करने से पहले भी और शफल करने के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे आपका आउटपुट जो आएगा वो सेम जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट बनाई है उसी में आएगा। और यहाँ पर नहीं पता पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। जितनी बार चलाएंगे हर बार अलग अलग ऑर्डर आ सकता है। तो इस तरह से शफल नाम का फंक्शन किसी भी लिस्ट को अनऑर्डर्ड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओरिजिनल ऑर्डर भी नहीं आएगा, रैंडमली अगर कोई ऑर्डर आता है। रैंडमली कोई भी ऑर्डर हो सकता है, वो वही वाला भी। वही वाला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतनी प्रोबेबिलिटी ये कम हो जाएगी। लिस्ट छोटी होगी तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। मान लो लिस्ट में एक ही वैल्यू है तो 100% प्रोबेबिलिटी वही ऑर्डर आएगा। अब जैसे मान लो एक एग्जाम सेंटर पे कई सारे स्टूडेंट्स का सीटिंग प्लान मुझे बनाना है, तो मुझे सारे स्टूडेंट के रोल नंबर दे देगा, रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 50 तक एक क्लास में मुझे उनका सीटिंग प्लान बनाना है। लेकिन मुझसे कहा गया कि इसी सीक्वेंस में नहीं बैठाना है, अलग अलग तरह के रोल नंबर बैठाने हैं। तो अब मैं कैसे अरेंज करूं? तो मैंने क्या करा, सारे रोल नंबर को एक लिस्ट में डाला, उस लिस्ट को शफल कर लिया। अब जो ऑर्डर आया उसी ऑर्डर में सारे स्टूडेंट को उसी रोल नंबर से बैठा दिया मैंने। तो इस तरह से आप रैंडम अरेंजमेंट कई बार रिक्वायर्ड होता है आपके लिए, तो वहां पर आप यहाँ पर शफल का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। ठीक है। ये जो फंक्शन है स्पेसिफिकली लिस्ट के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास टपल है, सेट है या कुछ और है, तो पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इस फंक्शन का यूज किया जा सकता है। तो डायरेक्टली ये जो फंक्शन है ये हमारा लिस्ट पर एप्लीकेबल है। अदर जो कंटेनर टाइप्स हैं
उन पर डायरेक्टली नहीं चलेगा, पहले उनको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप इसे चला पाएंगे। मेक्स द आर्गुमेंटेड लिस्ट अनऑर्डर्ड। अब मान लीजिए कहीं पर हमें कोई लकी विनर सेलेक्ट करना है, तो हमने क्या करा, कोई एक कंटेनर लिया, उसमें कूपन नंबर डाल दिए। अब उस कूपन नंबर में से रैंडमली मुझे कोई एक पिक करना है, वही लकी विनर हो गया। ऐसे जनरली कुछ होता है। तो अब मान लीजिए ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट को मैंने शफल कर लिया। जब आप लकी ड्रॉ निकालते हैं तो जो बॉक्स है जिसमें कूपन नंबर पड़े हैं, आप उसको पहले शफल कर लेते हैं। आपने यहाँ पर इसको शफल कर लिया, ठीक है। अब अच्छा, अब आप इस लिस्ट में से रैंडमली किसी वैल्यू को पिक करना चाहते हैं, और वो हमें भी नहीं पता कि वो कौन सी पिक होकर हमारी आ सकती है। तो ऐसा करने के लिए रैंडम लाइब्रेरी के अंदर चॉइस नाम से एक फंक्शन होता है। चॉइस फंक्शन ये कह रहा है कि आप मुझे लिस्ट भी दे सकते हो, आप मुझे टपल भी दे सकते हो, आप मुझे स्ट्रिंग भी दे सकते हो, सेट नहीं लेगा, है ना। तो लिस्ट, टपल, रेंज फंक्शन, स्ट्रिंग, ये आप इसको यहाँ पर दे सकते हो। कुल मिलाकर वो चीजें जिनमें इंडेक्सिंग चल जाती है वो आप यहाँ पर इसको दे सकते हो, ठीक है। तो रैंडम डॉट चॉइस, और मैंने यहाँ पर इसको लिस्ट दे दी। अब ये मुझे इस लिस्ट का कोई भी एक रैंडम नंबर जो इस लिस्ट में है वो लाकर मुझे दे देगा। तो इसने मुझे 30 लाकर दे दिया, आपका कुछ और आ सकता है। तो सबका अपना कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है। तो चॉइस फंक्शन, ये काम नहीं, रैंडेंट हमने जैसे ए और बी दिया, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू मान लो 1 है, बी की वैल्यू मान लो 10 है। तो 1 से 10 हो गया, 2 3 4 अपने आप कंसीडर हो गए। अब मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें 1 है कॉमा 10 है। अब मुझे जो वापस करेगा या तो 1 कर सकता है या 10 कर सकता है। बीच में जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी कंसीडर कर रहा है। हमने जो लिस्ट में वैल्यूज लिखी हैं उन्हीं में से कोई एक आएगी। रिटर्न से वैल्यू फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ गिवन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब इन चारों में से कोई भी हो सकता है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज फंक्शन, किसी के साथ भी चलने को तैयार है। ये चॉइस यूज करने से पहले शफल करना जरूरी तो नहीं है।
चलिए, तो अब ये हमारा रैंडम लाइब्रेरी के कुछ यूजफुल फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पर देखे। एक और इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी को देखते हैं, ओएस लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी आपकी लाइफ में जहाँ भी आप जॉब करते हैं काफ़ी हेल्प कर सकती है, और डे टू डे जो ऑटोमेशन वाले टास्क होते हैं उनको करने में हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। स्पेशली फाइल एंड फोल्डर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी ऑटोमेशन करना है तो इस लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओएस जो वर्ड है, आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की साउंड के साथ भी समझ सकते हैं। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी काम करते हैं वो फाइल और फोल्डर से रिलेटेड ही होता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल सिस्टम ही तो होता है हमारा। आपकी सिस्टम में जो भी डेटा रखा है वो सब फाइलों की फॉर्म में रखा हुआ है। जेपीजी फाइल, एक्सेल फाइल, इमेज फाइल, पीडीएफ फाइल, पाइथन फाइल, जो भी है सब फाइलें हैं। और वो सारी फाइलें किसी न किसी डायरेक्टरी में रखी हैं। डायरेक्टरी को फोल्डर कहते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम से फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करना चाहते हैं तो ओएस लाइब्रेरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल लाइब्रेरी है। किसी को भी, एक आम इंसान को ऑटोमेशन का मतलब अगर समझाना चाहते हो तो इस लाइब्रेरी के थ्रू एक दो प्रोग्राम बनाकर आप उसे बड़ी आसानी से समझा सकते हो कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम करके भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले दो लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। इट प्रोवाइड्स functions related to file and folder management। पहला फंक्शन है इसका गेट CWD। तो अब मैंने यहाँ लिखा import OS। OS डॉट गेट CWD। ये फंक्शन क्या करता है, हमें एक पाथ वापस करता है। किस लोकेशन का पाथ वापस करेगा? करंट वर्किंग डायरेक्टरी। C माने करंट, W माने वर्किंग, D माने डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को फोल्डर भी कह सकते हो। करंट वर्किंग डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है जहां पर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारा प्रोग्राम उसी डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट होता है जहां पर हमने उसे जनरली सेव किया होता है। जैसे मैं अपने लैपटॉप की बात करूं तो मैंने अपने प्रोग्राम को इस लोकेशन पे सेव किया हुआ है। अब आपने कहाँ करा है आप जानते होंगे। तो अब अगर मैं अपने प्रोग्राम से उस लोकेशन को गेट करना चाहता हूं जहां पर मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है तो हम ओएस लाइब्रेरी का गेट CWD फंक्शन कॉल करेंगे और ये हमें एक पाथ लाकर दे देगा। अब इसको अगर हम प्रिंट करा के देखें तो आपको आज ये पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप में प्रोग्राम कहाँ सेव हो रहे हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कहाँ सेव होते हैं बस चल रहा है जैसे अब तक चल रहा है, तो आज आपको पता चल जाएगा। ये वो पाथ होगा जहाँ पर आपके सारे प्रोग्राम्स पाइथन के सेव हो रहे होंगे, या स्पेशली ये वाला प्रोग्राम आपका सेव हुआ होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होंगे जिनको आज ही पता चला होगा कि उनके लैपटॉप में प्रोग्राम कहाँ सेव हो रहे थे।
डेफिनेटली अगर मैं एक एक के लैपटॉप पर जाऊंगा तो 4 से निकल आएंगे। अब रिटर्न्स, अब अगर मैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स रखी हुई हैं वो पता करना चाहता हूँ कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स रखी हैं, तो ऐसा करने के लिए ओएस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है लिस्ट डायरेक्ट। लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उन सबके नाम को रीड करेगा और सारे नाम एक लिस्ट में रखकर मुझे वो लिस्ट वापस कर देगा। तो लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन के नाम से ही क्लियर होता है कि ये हमें एक लिस्ट बनाकर वापस करेगा, और उस लिस्ट में क्या होगा, सारी फाइल सारे फोल्डर के सिर्फ नेम नेम होंगे। ठीक है, फोल्डर के नेम होंगे, फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है वो ये नहीं बताता। ठीक है, तो अब हमें जो भी मिल रहा है तो एक लिस्ट मिल रही है, लिस्ट ऑफ नेम्स। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो सिंपल प्रिंट कर सकता हूं, और अगर मैं लूप लगा के देखना चाहूं तो लूप लगा के भी देख सकता हूं। तो फिलहाल मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया। तो मेरे इस वाली डायरेक्टरी के अंदर इतने सारी फाइल्स हैं, एक का नाम कैलकुलेटर है, वही जो मॉड्यूल बना के दिखाया था, ये पैकेज है, ये पहला प्रोग्राम, तो इतने सारी फाइल्स आपकी यहाँ पर रखी हुई है। तो अब ये लिस्ट में आई है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक लिस्ट, और आप चाहते हैं कि हमारा ये ऐसे प्रिंट ना होकर वन बाई वन प्रिंट हो, तो आप लूप लगाकर इटरेट कर सकते हैं। इतने सारे आपके उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं। अब वो फाइल चाहे जेपीजी हो, पीडीएफ हो, पाइथन की, जावा की, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको तो ये पता है कि इस फोल्डर में ये फाइल रखी है, उसका नाम लाकर हमें दे देगा। अब तो इंडेक्सिंग हमेशा सेम रहेगी, इंडेक्सिंग सही सेम रहेगी हर बार, सीक्वेंस में हाँ, ये भी है। किस ऑर्डर में आती बाय डिफॉल्ट हमारा जो, नहीं अनऑर्डर्ड तो नहीं रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर शायद यूज करेगा। क्रिएशन के हिसाब से आती है। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आ रही हो क्रिएशन के हिसाब से, जो टाइम क्रिएशन है उसके हिसाब से आने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही। तो अब सर ये इसी डायरेक्टरी की बता सकता है जिसमें प्रोग्राम चल रहा है, मान लो मेरे पास कोई और लोकेशन है, वहां पर कोई फाइल रखी है, और फिर वहां पर कितनी फाइल हैं उस फोल्डर में ये पता करना चाहता हूँ। अगर मान लो मैं पेन ड्राइव लगा दूं और पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स हैं, मुझे पता करना है कितनी फाइल्स है मेरी पेन ड्राइव के अंदर, तो क्या ये उसकी बता देगा? हमने कहा किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस जो आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है उसमें कितनी फाइल्स हैं आप इस फंक्शन से पता कर सकते हैं। और इस फंक्शन का एक प्लस पॉइंट और है, ये हिडन फाइल्स भी लाकर आपको दे देता है। अगर कोई फाइल हिडन है, आपको आंखों से नहीं दिख रही है,
उसको ये ढूंढ कर लाकर आपको दे देगा। तो इसको मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने सी ड्राइव के अंदर कोई एक फोल्डर बना लिया। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर किसी भी नाम से आप फोल्डर बना लो, तो सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर कोई ड्यूकैट नाम से फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइल्स हैं जो रखने वाला हूँ। आप लैपटॉप में कहीं से कॉपी करके पेस्ट करना चाहें तो कहीं से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैनुअली कुछ फाइल्स इसके अंदर रख दी। मान लो यहाँ पर मैंने ABC नाम से कोई फाइल बना दी और कुछ भी लिख दिया जो लिखना था। ऐसे ही मेरे पास कोई एक PDF फाइल है, एक इमेज फाइल है, तो कहीं से भी कॉपी करके मैंने इस फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट मार दिया। कोई भी नाम की हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन से नाम की क्या है उससे फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। अब क्या चाहते हो, अब हम ये चाहते हैं कि सर इस वाले फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं उनके नाम हमें निकाल के दिखाओ, कितनी फाइल्स इसके अंदर है। और एक काम और करता हूं मैं अभी, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने मैनुअली तो मुझे पता है कि मैंने इसका 3 फाइल रखे हैं। अब सपोज करो मैंने किसी फाइल को हाइड कर दिया। कैसे करेंगे किसी फाइल को हाइड, तो यहाँ पर जिस फाइल को हाइड करना है उसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर हिडन पे चेक कर देंगे, अप्लाई, देन ओके। अब व्यू में जाएंगे, हिडन आइटम्स को अनचेक कर देंगे। ये पोजीशन है। अब कोई भी आपका फ्रेंड आपके लैपटॉप में आता है और आपके इस फोल्डर को देखता है तो उसको 2 ही फाइल दिखाई देंगी। उसको पता ही नहीं कि कोई और फाइल भी है जो हाइड कर दी गई है। लेकिन अगर वो इस प्रोग्राम को जानता है तो वो इस लोकेशन पे जितनी फाइल हैं, चाहे वो दिख रही हैं चाहे वो नहीं दिख रही हैं, सारी निकाल के दे सकता है। कैसे, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और इस बार लिस्ट डायरेक्टरी जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम अपना पाथ बताएंगे कि आपको किन फाइलों की लिस्ट ला कर देनी है। जो पाथ हम बता रहे हैं उस पाथ पे जो मिलेंगी, ना कि करंट वर्किंग के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर पाथ लिखूंगा। तो जब हम पाइथन के प्रोग्राम में पाथ लिखते हैं तो पाथ को लिखने के हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका होता है कि आप अपना पाथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके लिखें। दूसरा तरीका होता है बैकवर्ड स्लैश का यूज करके लिखें। मैंने दोनों तरह से करके आपको दिखा। तो सबसे पहले लिखेंगे ड्राइव का लेटर। तो ड्राइव का लेटर है मेरा C। आपका जो भी होगा आप अपना देख लेंगे। मैंने यहाँ पे C लिखा। पाथ जनरली केस सेंसिटिव नहीं होता। पुराने वाले वर्जन में पाथ केस सेंसिटिव होता था, लोअर केस अपर केस मैटर करता था। अब विंडो 10 के बाद से पाथ हमारा ये नहीं होते केस सेंसिटिव, तो आप लोअर केस अपर केस किसी में लिख सकते। जब भी पाथ में ड्राइव का लेटर आता है तो ड्राइव के लेटर के बाद कॉलॉन में जरूर लगाना होता है, ठीक है। अब कॉलॉन के बाद आपको क्या करना होगा, फॉरवर्ड स्लैश अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये फॉरवर्ड स्लैश आप अपने लगाएंगे। उसके बाद C ड्राइव के अंदर किस फोल्डर के बारे में आप जानना चाहते हैं वो बताइए। ड्यूकैट नाम का फोल्डर है, इसके बारे में जानना चाहते, उसके बाद फिर से स्लैश लगा। तो अब ये क्या हो गया, आपका पाथ हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि कॉलॉन सिर्फ ड्राइव के लेटर के बाद लगेगा। उसके बाद पाथ अगर आगे बढ़ता है, मान लो ड्यूकैट फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर होता, फॉर एग्जांपल नोएडा नाम से, तो फिर ऐसे लिख रहे हो, कॉलम नहीं लगाना है। सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप फोल्डर के अंदर फोल्डर इस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बहरहाल मेरा इतना है तो मैंने इतना लिखकर छोड़ दिया। अब आपको देखने में 2 फाइल लग रही है, देखते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या ला कर देता है। कह रहा नहीं, वहां पर 3 फाइल, 1 2 3। तो कई बार ऐसा होता है कि पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स होती हैं जो हिडन हो जाती हैं, हमें नहीं दिखती हैं, स्पेस ले रही हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं। तो आप पेन ड्राइव जब लगाओगे तो उसकी कोई तो ड्राइव का आइकन बनेगा, IJK कुछ तो बनेगा। तो आप यहाँ पर उस ड्राइव का लेटर लिख दो, तो उसके अंदर जितनी फाइल होंगी सब निकल कर यहाँ पर इस तरह से आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई फाइल रखी है और आप उसको लाना चाहते हैं तो इस तरह से ला सकते हैं। तो वापस से मैं इसको सही कर देता हूँ।
क्योंकि मुझे ये समझाना तो मैंने समझा दी आपको। हिडन करके इसको करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि हाँ हिडन फाइल्स को भी ये हमारा रीड कर लेता है। अब जब हम पाथ लिखने की बात कर रहे हैं, तो पाथ लिखने का दूसरा तरीके में क्या है, आपने स्लैश को फॉरवर्ड वाला ना बनाकर बैकवर्ड वाला बना दिया। तो जब हम फॉरवर्ड स्लैश की बात करते हैं तो ये वाला सिंबल होता है, और जब हम बैक स्लैश की बात करते हैं तो ये वाला, बैक माने पीछे की तरफ स्लैश, ठीक है। तो अगर आप स्लैश को फॉरवर्ड ना बनाकर बैक बनाते हैं ऐसे करके, तो देखते हैं क्या होता है, एरर आ जाती है कि भाई बैक स्लैश अगर लगाने हैं पाथ में तो डबल बैक लगाने हो, तब आपका चलेगा। तो इस तरह से जब भी पाइथन के अंदर पाथ लिखा जाएगा तो दो तरीके आपके पास होंगे, या तो फॉरवर्ड स्लैश सिंगल टाइम लगाएंगे, या फिर बैकवर्ड स्लैश दो बार वाले यूज करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो, कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं। हमने कहा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिस लोकेशन की फाइल्स की लिस्ट चाहिए उस लोकेशन पे गए, वहां से पाथ को कॉपी कर लिया अगर आपसे हो जाए, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब मैं पाथ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो कौन से वाले स्लैश दे रहा है, ये बैकवर्ड वाले। और रूल क्या है, बैकवर्ड स्लैश डबल वाले लगते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो कॉपी पेस्ट पर ही ट्रस्ट कर रहा था। अब ये एरर आ जाएगी, ठीक है, इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डबल लगा। बाद में आप लगाएं ना लगाएं वो ऑप्शनल है, ठीक है। लास्ट में जो लास्ट फोल्डर है उसके आगे स्लैश आप लगाएं ना लगाएं वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी पाइथन के अंदर पाथ लिखा जाएगा तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हो गया हमारा लिस्ट डायरेक्ट। प्रिंटर और तो मैथ के लिए डिफरेंट होगा, मैथ वॉइस के लिए डिफरेंट होगा। ये जो टेक्निक्स हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, तो हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग हो सकता है ना। तो अपने प्लेटफॉर्म को अकॉर्डिंग एक बार चेक करना पड़ेगा, इन्हीं में से कोई एक निकल कर आएगा, है ना। देख लेना कोई अगर हो तो। लेकिन ये ट्रू है कि यस, फॉर्मेट ऑफ पाथ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यूनिक्स पे अलग चलता है, मैक पे अलग चलता है, विंडोज पे अलग चलता है, एंड्रॉयड में अलग चलता है। हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ये हो सकता है, ठीक है। तो रिटर्न्स, ये वाला तो आपका चल ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला चलाने के लिए आपको किसी एक फोल्डर का पाथ यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आप इसी फोल्डर के नाम से लिखना चाहते हो तो पहले इस ड्राइव के अंदर ये फोल्डर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लैपटॉप में कोई भी फोल्डर हो सकता है जिसमें कुछ फाइल्स रखी हैं, उसका पाथ भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही पाथ लिखना है जो मैंने लिखा है यहाँ पर।
तीसरा फंक्शन है हमारा रीनेम। तो रीनेम फंक्शन वही काम जो आप मैन्युअली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये फोल्डर है, मान लो इसमें एबीसी नाम की फाइल है। अब इस एबीसी नाम की फाइल को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके रीनेम करके जो नाम करना चाहते हो कर सकते हो। यही काम अगर आप एक पाइथन के प्रोग्राम से करना चाहते हो, तो पाइथन के प्रोग्राम से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक अलग प्रोग्राम बना लेते हैं। os डॉट रीनेम। तो रीनेम फंक्शन कह रहा है, जिस फाइल का नाम रीनेम कराना है उसका पूरा पाथ आप मुझे बताएंगे एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। तो मुझे मान लो सी के अंदर ड्यूकेट फोल्डर के अंदर जो एबीसी नाम की फाइल है, मुझे इसका नाम पी क्यू आर करना है। तो पहले नंबर पे हम पास करेंगे सोर्स का पाथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर, जब भी पाथ पाइथन में कहीं लिखा जाता है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। तो हमने ड्राइव का लेटर कॉलन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लिया, ड्यूकेट, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फाइल का नाम है abc.txt। तो मैं इस फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ। अब आप बताइए, डेस्टिनेशन, इस फाइल का नया पाथ, नया नाम, दोनों चीजें आप दे सकते हैं। मतलब आप इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोकेशन चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ इसका नाम चेंज करेंगे। तो आप सेकंड आर्गुमेंट में डेस्टिनेशन पास करते हैं, तो ये कॉमा हो गया, इसके पहले ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया, सेकंड आर्गुमेंट हो गया। तो सी ड्राइव के अंदर यूकेट स्लैश लगाया। अब मान लो इसका नाम कर दिया pqr.txt। तो रीनेम फंक्शन ये कह रहा है कि ये सोर्स पर अगर आपकी फाइल नहीं मिली तो मैं एरर दे दूंगा कि फाइल नहीं है। ठीक है, और मिल जाती है तो आपके बताए गए पाथ पर इसको रीनेम कर दूंगा। रीनेम करने के बाद आउटपुट कुछ नहीं आएगा, तो आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देकर कंफर्म करना चाहो कि काम हो गया कि नहीं, तो आप कर सकते। अब देखो, इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मेरी फाइल का नाम यहाँ पर एबीसी है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब वहां जाकर देखेंगे फाइल का नाम पी क्यू आर हो गया होगा। फाइल का नाम हो गया पी क्यू आर। तो अब सर हो तो गया, लेकिन हमारी समझ ये नहीं आया कि इसमें कौन सी नई बात आपने बता दी। इस काम को कोई पाइथन के प्रोग्राम से क्यों करना चाहेगा? ये तो बड़ा आसान था, मैन्युअली राइट क्लिक करो, रीनेम, और हो गया। इसके लिए कोई पाइथन का प्रोग्राम क्यों लिखना चाहेगा? तो अब इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं कि जब हम मैनुअल फाइल को रीनेम कर सकते थे, तो कोई प्रोग्राम बना के क्यों करना चाहेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा इसको लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। मैंने इस फोल्डर के अंदर ऐसे माना कि कोई क्लाइंट है हमारा, उस क्लाइंट से हमें बहुत सारी फाइल्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब उस बहुत सारी की डेफिनेशन मैंने मैंने मैन्युअली क्या करा, इन फाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया, ताकि ये रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे पाऊं कि मेरे पास इस फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स रखी हैं।
तो आप अपने सिस्टम पर इतनी फाइल्स क्रिएट नहीं करना अगर आपका हार्डवेयर थोड़ा सा पुअर है। अगर हार्डवेयर अच्छा है आपका तो आप कर लेना। तो अब क्या ऑब्जेक्टिव आपका? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे पास 16,000 फाइल्स है मोटा मोटा। अब ये 50,000 हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती हैं, ठीक है। जितना आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है उस पर जाके आप इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करिए। जितनी ज्यादा फाइल होंगी उतना ये मैजिक लगना आपको शुरू होगा। तो मान लेते हैं मैंने 16,000 फाइल बना ली। अब मेरा काम क्या होता है, जहां मैं जॉब करता हूँ, मुझे किसी भी क्लाइंट की सारी फाइल्स इस तरह से दे दी जाती हैं। और मेरा काम है जिस तारीख को मैंने इनको रिसीव करा है, इन सब का नाम उस डेट के अकॉर्डिंग रीनेम करना। जैसे ये पहली फाइल है, तो इस फाइल का नाम मुझे रखना होगा। आज मान लो 10 फरवरी है, तो मैं लिखूंगा 10 फरवरी 2025 फाइल नंबर 1। इसका नाम मैं दूंगा 10 फरवरी 2025 फाइल नंबर 2। इस तरह से जितनी फाइलें मुझे अभी मिली हैं, इन सारी फाइलों को हम लोग क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। अब अगर मैं इस काम को करने के लिए, जो आप सोच रहे थे कि क्यों पाइथन के प्रोग्राम से रीनेम करें, मैनुअल राइट क्लिक करके रीनेम कर ही सकते हैं। तो अभी हम अगर टाइम कैलकुलेट करें कि इन 16,000 फाइल्स को अगर मैं मैनुअली रीनेम करूंगा तो मेरा कितना टाइम लग जाएगा इस काम को करने के लिए। तो पहले आप ये काउंट करिए कि एक फाइल को अगर आप रीनेम करते हैं तो कितना टाइम आपका लगता है। उतना टाइम की गुणा आप कर दीजिए 16,000 से, प्लस 2-4 घंटे एक्स्ट्रा उसमें और ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे उसकी बात करेंगे अभी। हाँ, कॉल आ जाएगा। सब समझदार हो गए अब। तो अब अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि किसी एक को करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो आप 3-4 हजार फाइलों के साथ कर लेना। 16,000 तक जाने की जरूरत नहीं है। पता चला आपकी फाइल ही कॉपी हो रही है अभी तक। तो सर इतना फाइल्स इतना डेटा होता है, हमने कहा ये शुरुआत है। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ये स्मॉल साइज डेटा कंसीडर होगा, ये कुछ भी नहीं है ना। वहां पर हम कई जीबी कई टीबी के डेटा पर काम कर रहे होते हैं। अब मान लो मैं एक फाइल पर इस काम को करता हूँ। मैंने इसको क्लिक करा, राइट क्लिक करा, रीनेम पे गया, 10-5-2025 स्पेस फाइल-1। अब मैंने एक फाइल को रीनेम कर लिया। कितना टाइम लगा? लगभग 10 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। 10 सेकंड आपको इस काम को करने में लग गए। और अगर मैं जब लिख रहा था उसमें फैब की जगह मैंने कोई और लेटर प्रेस कर दिया होता तो उसको सही भी कर रहे होते आप। तो अगर मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूं कि आपने पहली बार में गलत लिख दिया फिर सही करा, तो एक फाइल को रीनेम करने में लगभग 20 सेकंड लग जाएंगे आपके, सही से रीनेम करने में। अब 10 फाइल को जब आप रीनेम करने जाएंगे तो गुणा 20 सेकंड गुणा 10 नहीं, प्लस और भी लगाओगे। क्योंकि 10 फाइल लगातार रीनेम करने के बीच में वही जो उन्होंने बताया, किसी का कॉल भी आ जाएगा, चाय पीने भी जाओगे, थक भी जाओगे, है ना। तो वो सब भी तो काउंट करोगे। एक फाइल को आप लगातार रीनेम कर सकते हो 10 सेकंड में बिना पॉज लिए, लेकिन 100 फाइलों को बिना पॉज लिए रीनेम नहीं कर पाओगे। ह्यूमन टेंडेंसी, आप या मेरी बात नहीं है इसमें, है ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं फिर, तो अब अगर हम कैलकुलेट करें कि सर 20 सेकंड एक फाइल को रीनेम करने में लगते हैं और ये 16,000 फाइल्स हैं आपके पास, सेकंड हो गए 3,20,000 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीडेबल करते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 60 से। 5,333 मिनट्स हो गए। थोड़ा और इजी कर देते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं 60 से, लगभग 88 आवर्स हो गए। एक आदमी 8 घंटे जॉब करता है एक दिन में, 12 दिन का काम है, बीच में संडे पड़ेगा, बीच में वो बीमार भी पड़ेगा,
हो सकता है कॉमन आने चला जाए, है ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि ये सब काम सब मिला के 15 दिन का है, अब इमेजिन करो उस बंदे की सैलरी 30,000 महीने है, तो कंपनी उसको 15,000 इसी बात का पे कर रही है क्या, राइट क्लिक करके रीनेम करो। अब जो रिसोर्स है वो कह रहा है मेरे टाइम की वैल्यू है, आप मुझसे क्या कराओगे उस टाइम पर वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप सोचो ये अगर वन टाइम जॉब है तो चलो कर लो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये फ्रीक्वेंटली डेली ऐसे ही होगा, डेली क्लाइंट से डेटा आएगा और जिस दिन आया है उस दिन के अकॉर्डिंग इसको मुझे सीक्वेंस में रीनेम करना है। तो सर डेली तो नहीं करवाएंगे ऐसे, क्योंकि क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत डिले हो जाएगा। 15 दिन बाद तो मुझे डेटा सीक्वेंस में अरेंज होकर मिलेगा, अब उसके बाद उन फाइलों पर मैं काम करना शुरू करूंगा। तो अब फिर तो मुझे सर अगर इस काम को एक दिन में निपटाना है तो 15 आदमी लगाने पड़ेंगे, तब एक दिन में होगा ये। अब यहां पर अगर किसी ने पाइथन सीख रखी है और इस काम को मैं पाइथन से करूं तो देखते हैं कि 15 दिन वाला काम हमारा कितनी देर में हो जाता है। तो अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा, इसको कमेंट कर देते हैं, कि आप जिस फोल्डर के अंदर की फाइलों को रीनेम करना चाहते हैं लॉजिक बिल्ड करेंगे पहले। लॉजिक ये है कि अगर मैं रीनेम फंक्शन एक बार चलाऊं तो एक फाइल को रीनेम कर देगा, अगर मैं इसे दोबारा रन कराऊं और इसे दूसरी फाइल का पाथ बता दूं और उसका नया नाम क्या रखना है ये बता दूं तो दूसरी को रीनेम कर देगा। तो अगर मैं 16,000 फाइलों को रीनेम करना चाहता हूं तो लॉजिकली इस लाइन को 16,000 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अभी हमने लूप पढ़ रखा है, तो अगर मैं इसको लिखूं एक बार लेकिन मैं यार एक लूप ऐसा लगा दूं तो 16,000 बार चल जाए, तो ये कोड 16,000 फाइलों को रीनेम करके आ जाएगा। जब एक को कर सकता है तो इसको क्या मतलब कि कितनी फाइल है, हम तो इसको लूप को चला रहे हैं। ठीक है, अब समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि लूप जब चलेगा 16,000 बार तो हर बार फाइल का नाम चेंज होना चाहिए सोर्स का, कौन सी रीनेम करनी, हर बार एक ही फाइल तो रीनेम करनी है, हर बार फाइल अलग अलग आनी चाहिए, और जो नया नाम देना है वो भी तो हर बार अलग अलग आएगा हमारा। तो अब मुझे एक लॉजिक सोचना पड़ेगा कि लूप 16,000 बार चले लेकिन हर बार सोर्स फाइल का नाम बदले और डेस्टिनेशन फाइल का नाम भी बदले, तो मीनिंगफुल बनकर तैयार होगा। सेम नाम से तो नहीं कराना हमारे लिए। तो अब उसके लिए हमने क्या करा, अभी जो एक टॉपिक पढ़ा था कि पहले ये पता करते हैं कि किसी फोल्डर में कितनी फाइल्स, उनके नाम क्या क्या हैं, पहले वो सारे नाम निकाल लेते हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा ही है। तो os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन है, इसके अंदर हमने उस फोल्डर का पाथ लिख दिया जिसके अंदर की सारी फाइलों के नेम्स हमें निकालने थे, तो सबके नेम्स आ गए लिस्ट में। अब इस लिस्ट पर मैंने लूप चलाया, एक एक नेम मेरा निकल कर आ जाएगा इसमें से। और हम ऐसा जानते हैं कि लूप अगर एक लिस्ट पे चलाया जाए तो वो उतनी बार चलता है जितने लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं। इस बार लिस्ट में वैल्यूज क्या हैं, इस फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं उन सबके नेम, है ना, तो जितनी नेम्स हैं उतनी बार लूप चलेगा, ये हम चाहते भी हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर os डॉट रीनेम, रीनेम के अंदर हमने यहाँ पर नेम पास कर दिया कि भाई जो जो फाइल का नाम आता जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन रीनेम फंक्शन ये कह रहा है मुझे आप फाइल का नाम नहीं देंगे, पूरा पाथ देंगे। यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम आएगा, पूरा पाथ नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एफ स्ट्रिंग टेक्निक का यूज करके मैनुअली पहले पाथ लिखेंगे, उस पाथ में जो फाइल का नाम है वो ऐड कर देंगे। इसका मतलब पहली फाइल यहां पर जो भी आई लोकेशन और उस फाइल का नाम, दूसरी फाइल का नाम आया सेम लोकेशन दूसरी फाइल का नाम। तो इस तरह से जिस फाइल को रीनेम करना है उसका सोर्स पाथ कंप्लीट हमने बना लिया। ठीक है, अब कॉमा लगाकर इसी पाथ पर हम एक नया नाम देना चाहते हैं। अब जो नया नाम देना चाहते हो वो आपने ये सोचा है कि सिस्टम की डेट के अकॉर्डिंग देंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सिस्टम से डेट फैच करने के लिए टाइम लाइब्रेरी को पढ़ा हुआ है, और जो भी हमने यहाँ पर सिस्टम का डेट और टाइम निकाला
सिर्फ डेट निकालते हैं, टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टाइम डॉट STRF टाइम, फॉर्मेटेड टाइम निकालते हैं जिसमें हम डे ले लेते हैं डैश, मंथ का नेम ले लेते हैं लेटर में एब्रीवेटेड, और ईयर ले लेते हैं 4 डिजिट का। ठीक है, तो इस सिस्टम की डेट आ जाएगी हमारी, जिस दिन प्रोग्राम चलेगा उस दिन की डेट आ जाएगी। और यहां पर मैंने इसको ये डेट दे दी, लेकिन आपने कहा था डेट का नाम, उसके बाद स्पेस, फिर फाइल शब्द लिखकर आना चाहिए, फिर डैश आना चाहिए, और उसके बाद 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि कोई एक वेरिएबल मुझे यहां पर चाहिए, और आगे फाइल का नाम .txt। अब ये जो वेरिएबल है इसकी पहली वैल्यू बंद कर दे, जब लूप दोबारा चलेगा सब कुछ सेट है, बस इसकी वैल्यू क्या करनी है, 1 से मुझे बढ़ाकर 2 करनी है, फिर 3 करनी है। तो क्या कर देते हैं, इसे आई प्लस इक्वल। अब हिसाब किताब लगाएंगे हम कि वो काम जो 15 दिन में हो रहा था, अब हमारा ये प्रोग्राम अगर सही है, जो गलतियां हुई होंगी वो सही करेंगे फिर। अगर ये सही हो गया तो देखते हैं कितनी देर में इस काम को ये करेगा। 10 सेकेंड। भैया आप 15 सेकेंड लगा लो, हार्डवेयर आपका अच्छा नहीं है तो 2 मिनट लगा लो। 15 दिन वाला काम 15 सेकेंड में हो गया, सर दिखाओ तो पहले हो गया कि नहीं हो गया। ये बात भी सही है। 10 फरवरी 2025, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 सारी हो गई। हमने कहा देखो सारी हो गई है। अब कोई राइट क्लिक रीनेम करना पसंद नहीं करेगा इस अप्रोच के बाद। सिंगल फाइल रीनेम करनी है, 2 3 फाइल रीनेम करनी है, कर लो। बल्क में रीनेम करना है, प्रोग्राम ही लिखोगे आप जो चीज जानते हो उसको आप नहीं करोगे। दिस इज कॉल्ड फाइल ऑटोमेशन। फाइल को अगर मैं ऑटोमेशन के थ्रू रीनेम करना चाहता हूं तो मैं इसलिए चाहूंगा कि बल्क में फाइल्स है, और एक फॉर्मेट में मुझे उसे क्या करना है, रीनेम करना है। अब अगर वो कंपनी इस तरह के डेवलपर्स को हायर कर ले जिनको इतना कोड बनाना आता है, तो उनका काफी टाइम बचा लेंगे, और क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा था अब वो डिले नहीं होगा हमारा। ठीक है, चलो तो इस तरह से ये प्रोग्राम आप किसी को भी अगर समझाना चाहते हैं कि ऑटोमेशन किसका नाम है, तो आप कंपेयर करने के लिए इस प्रोग्राम को बड़ा अच्छे से उसको समझा सकते हैं। देखो, आप जो भी कर रहे हैं उसका एक फॉर्मेट पहले आपको डिसाइड करना होगा। अब आप कह रहे हैं कि मैं सबका नाम अलग अलग दूंगा, ठीक है, तो नाम कहाँ से आएंगे, कहीं तो होने चाहिए लिखे हुए। अब जैसे यहाँ पर देखो फाइल 1, फाइल 2, तो लॉजिक है कि जो आई वेरिएबल है वो प्लस प्लस में कर रहा हूँ, इसलिए हर बार फाइल 1 फाइल 2 हो रहा है। अब मान लो आपके मन में आ रहा है कि बिल्कुल अलग अलग नाम आना चाहिए, इसका नाम ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो कोई ऐसा लॉजिक पाइथन में सोचो जो अपने आप ए, फिर ए का बी बना दे, फिर बी का सी बना दे। अगर वो सोच पाओगे तो वो भी हो जाएगा। सर ये रीनेम में कॉन्कैटिनेशन से हो सकता है जो आप ऐड करा रहे हो? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो। तो आपको पूरा पाथ लिखना है, आप चाहे कॉन्कैटिनेशन से करो चाहे एफ स्ट्रिंग से करो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, करके देखो एक बार, 5 मिनट ले लो अपने, होना होगा तो 5 मिनट में हो जाएगा। एक्सटेंशन जो आपने लास्ट में यूज किया था .txt उसको यूज करना जरूरी होता है कि वो सेम एक्सटेंशन? नहीं नहीं, आप जब डेस्टिनेशन देते हैं तो विद एक्सटेंशन देना होगा, और अगर आप एक्सटेंशन नहीं दोगे तो इस नाम से फोल्डर बना देगा फिर वो। क्योंकि जो रीनेम फंक्शन है वो फाइल को भी रीनेम कर सकता है और फोल्डर को भी रीनेम कर सकता है। तो अगर रीनेम में एक्सटेंशन नहीं आया तो वो फिर फोल्डर कंसीडर करना शुरू कर देगा। फाइल को बिना उस एक्सटेंशन के किया था पर वो फाइल को ही डिलीट किया उसने। और रिजल्ट क्या बनकर आया, एक्सटेंशन चेक करो क्या आया, सेम टीएक्सटी आ रहा है। फाइल पीएनजी। चलो, अगर बिना एक्सटेंशन लगाए वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है, अच्छी बात है। अगर मुझे पीएनजी जेपीजी में रीनेम करना होगा तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर मान लो कोई इस तरह की बहुत सारी इमेजेस हैं, उनको मुझे ऐसे सीक्वेंस में करना है तो लगानी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड है, लगाइए ज़्यादा। तो आप कोई फोल्डर बना लो ऐसे ही, तो आप 16,000 फाइल ना करो, 1,000 2,000 फाइल रख लोगे, उसी से काम हो जाएगा आपका।
और फिर इस तरह के प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लो। जो फोल्डर के अंदर जाके आप रीनेम करना चाहते हैं, इस फोल्डर को आप फुल परमिशन देंगे कि ये कहीं से भी कोई एक्सेस कर सकता है। कैसे? फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, सबको नहीं करना है, सिर्फ उन्हें करना है जिनकी एक्सेस डिनाइड वाली एरर आई है। ठीक है, और भाई पूरी क्लास में बस एक की आई है एक्सेस डिनाइड वाली। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर सिक्योरिटी नाम का टैब होगा, उस पर जाइए। सिक्योरिटी टैब पे एडिट में जाएंगे, एडिट के अंदर यूजर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फुल कंट्रोल अलाउ कर देंगे, फुल कंट्रोल अलाउ। उसके बाद अप्लाई, देन ओके। तो कुछ सिस्टम पे इस तरह की परमिशन की जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज नीड नहीं है इस काम को करने की। तो ये प्रोग्राम आपका इस फोल्डर से उन सारी फाइलों को डिलीट कर देता है जिनका नाम वन डॉट टी एक्स टी लास्ट में आता है। उसके पहले 1 हो, चाहे 11 हो, चाहे 31 हो, चाहे 41 हो, वो सारी फाइलें अब आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। सिंगल फाइल डिलीट करनी है तो ये लॉजिक हो गया, मल्टीपल फाइल डिलीट करनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइलों को मैनेज करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, अभी और भी इसमें रह गए, कल उसको डिस्कस करेंगे।